ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर दिए हुए हैं उस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाती है वह कहाँ कहाँ लागू होता है पूरे देश में, बताएंगे? सर सेंट्रल यूनियन सेंट्रल, लिस्ट का। हाँ, यूनियन लिस्ट पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार। जी। तो वो कानून बनाएगी सरकार, वह देश के किस हिस्से में लागू होगा ये बताइए। सर ऑल पूरे ओवर। भारत में सर हाँ, होगा। ऑल ओवर। सही बात है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनी है ना, वो किसी एक स्टेट के लिए नहीं बनी है, वो पूरे भारत के लिए। तो जो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर है उस पे जो भी कानून बनाएगा वह पूरे देश में लागू। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए हैं वह स्टेट गवर्नमेंट ही सिर्फ कानून बनाएगा। कितने स्टेट गवर्नमेंट हैं भारत में? कितने स्टेट सर हैं स्टेट भारत में? गवर्नमेंट हाँ, स्टेट गवर्नमेंट यानी कितने राज्य हैं? 28 है। हैं? 28। जो भी है। तो इसी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के लिस्ट में जो लिस्ट सब्जेक्ट दिया है वह सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून। इसका मतलब जितने सारे स्टेट हैं वो सब अपना अपना कानून अलग अलग बनाए। ठीक है ना? सब स्टेट का अपना अपना ठीक है कानून। सर। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही गवर्नमेंट कानून बने, दोनों ही गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो फिर कानून किसका पालन माना जाएगा? अगर एक सब्जेक्ट पे दोनों ही गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो किसका कानून माना जाएगा भाई, किसका नहीं माना जाएगा? सेंट्रल का माना जाएगा सर। अच्छा, वो तो चलो, जब कंट्राडिक्शन होगा, कोई एडवर्स सिचुएशन आएगी तब ना। कहता है भैया कॉन्करेंट लिस्ट में वो लिस्ट दिया गया है इस, अच्छा। अब आ जाते हैं ऊपर से, ये तो लिस्ट हो गया, ऊपर में आते हैं लिस्ट में किस तरह का चीज है, तब फिर ये भी कवर हो जाए। देखिए, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है वह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का है। उसमें पूरे देश का हित वाला जो सब्जेक्ट है वो दिया है, और इंटरनेशनल है। जैसे इनकम टैक्स पूरे देश में लागू है, उसके बाद रेलवे है, हवाई जहाज की सर्विस है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है। आपको लगता नहीं है कि इससे रिलेटेड कानून पूरे भारत में एक ही होना चाहिए? अगर अलग अलग कानून होगा तो हर राज्य क्या अलग अलग रेलवे चलाएगी क्या? आप समझ रहे हैं ना बात को? पोस्ट यस सर। ऑफिस क्या हर सरकार, हर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग पोस्ट ऑफिस खोलेगी क्या? हवाई जहाज के लिए क्या अलग अलग स्टेट अलग अलग कानून बनाएगी? ये सब तो, इस सबका जो इम्पोर्टेंस है वो नेशनल इम्पोर्टेंस। बैंक हुआ, अब एक रेलगाड़ी जाएगी, फिर वहां से उतर के हमें अगर केरला जाना है तो हम यूपी में बैठेंगे तो यूपी का बॉर्डर आएगा तो हमको उतरना पड़ेगा, फिर दूसरा बस पकड़ना पड़ेगा, बस या जो भी है। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। बैंक है तो पूरे भारत में एक ही बैंकिंग रूल होना चाहिए ना, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। पोस्ट ऑफिस है, चिट्ठी पहुंचाने के लिए अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो अगर स्टेट के हाथ में दे दिया जाएगा तो एक स्टेट तो उसी स्टेट में ही पहुंचा के चिट्ठी छोड़ देगा, दूसरे स्टेट में जाएगा ही नहीं। तो दिक्कत आएगी ना प्रैक्टिकल। आप समझ रहे यस हैं? सर। ये कहा भैया जिसका इम्पोर्टेंस पूरे देश के लिए है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ये दे दो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब्जेक्ट जिसका इम्पोर्टेंस पूरे देश के लिए एक ही है, वो कहा कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट तुम कानून। स्टेट गवर्नमेंट को वो सब्जेक्ट दिया गया जो जिसका इम्पोर्टेंस लोकल लेवल पे। एग्जाम्पल बता पाएंगे लोकल लेवल पे किसका इम्पोर्टेंस है? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट? राज्य पंचायत। हाँ, पंचायत बिल्कुल सही। और लॉ एंड ऑर्डर, है ना? लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में है। लॉ एंड ऑर्डर समझते हैं? नो सर। नहीं समझते? किसने कहा नहीं समझते?
किस, मीनाक्षी? मीनाक्षी। अच्छा कशिश, आप जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? सर लॉ और ऑर्डर मतलब ये जो होता है वो तो होता है ना कि पब्लिक पीस और सेफ्टी हाँ मेंटेन कर। हाँ हाँ, सही बात, सही, बहुत सुंदर। हम और समझा देते हैं आपको। अभी पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार? मायावती की। अरे नहीं। नहीं, ममता बनर्जी। मायावती तो उत्तर प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, अभी तो नहीं है ना, कई सालों से। वहां पे टीएमसी, हाँ, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, टीएमसी बोलते हैं। और वहां की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, ठीक है ना जी। तो किस राज्य की मैं की बात कर रहा हूँ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी बताओ कहाँ? पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? अरे क्या हो गया? कोलकाता सर। हाँ ठीक। तो पूरे पश्चिम बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर है, यानी पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को और अच्छा से हम कह सकते हैं पुलिस व्यवस्था, वो पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वही हेड है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इट इज द ड्यूटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। तो प्रधानमंत्री वहां जाएंगे प्रचार, और प्रचार भी तो है ये, सॉरी, आज ही मतदान है, आज या कल कुछ स्टेट में, संजोग से अभी मैं क्लास ले रहा हूं और वहां इलेक्शन होने वाला है, आज या कल है कहीं पे, असम या कुछ में। असम में है, केरल में है, पश्चिम बंगाल में है, ये सब स्टेट में एक आज या कल ही मतदान होने वाला है। तो प्रधानमंत्री वहां भी जाएंगे प्रचार करने के लिए, और भी लोग नेता जाएंगे दूसरे पार्टी के भी, है ना? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यस सर। तो वहां का जाएंगे तो भीड़ जमा होगी, तो पुलिस की जरूरत होगी कि नहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए? ये तो वो कौन व्यवस्था करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सर स्टेट स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। तो ममता बनर्जी हमेशा जो है बुराई करती है भाजपा का, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पुलिस व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, है ना? तो चलिए, तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में वो लिस्ट है जो लोकल लेवल पर उसका इंपॉर्टेंस है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर हुआ, एजुकेशन हुआ, रोड हो गया, हेल्थ हो गया, समझ रहे हैं ना बात को? ये सब उनके लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में वो लिस्ट है जिसपे दोनों ही सरकार कानून बना। इसमें कौन कौन सा है? हेल्थ है, एजुकेशन, जो मुझे याद आ। तो हेल्थ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाए, एजुकेशन में दोनों ही सरकार कानून बनाए, तो दिक्कत थोड़ी है। आप देखेंगे दिल्ली में कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भी है, एम्स भी है। राम मनोहर लोहिया स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का? सही है। सर एक बार रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में एम्स भी है, हाँ जी। और भी कई हैं, तेग बहादुर हॉस्पिटल, आपका राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, और भी बहुत सारे हैं। तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का मालिक कौन है? मालिक का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल। स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, मेरे विचार से वो स्टेट गवर्नमेंट का है। और भी, और एम्स तो है ही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो कोई दिक्कत है क्या? अगर आप, आवाज आ रही है आपको? मीनाक्षी का नेट खराब है शायद, वो कुछ बोल रही है। अच्छा अच्छा, बोल लेगी बाद में, बोल लेगी बाद में। तो मैं ये कह रहा हूँ, कोई परेशानी है क्या? स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक हॉस्पिटल खोल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक हॉस्पिटल खोल दिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आप देखेंगे, आप यूपी में, आप दोनों यूपी में ही हैं, तो यूपी में यूपी बोर्ड भी है,
सीबीएसई बोर्ड भी है ना स्कूल में? यस सर, आईसीएसई भी है। ये दोनों है, आईएससीई भी है, वो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो किसी को परेशानी है क्या? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी एजुकेशन दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी एजुकेशन दे रही है, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही आ जाते हैं, दोनों सरकार बनाओ, दोनों सरकार सर्विस दो, कोई दिक्कत है। तो ये चीज है। अब आइए, इंट्री क्या होता है? इंट्री का मतलब यहाँ है सीरियल नंबर। यूनियन लिस्ट का देख रहे हैं आप, लिस्ट, स्टेट लिस्ट देख रहे हैं। इंट्री जो दिया है ना, इंट्री का मतलब होता है सीरियल नंबर। यहाँ पे एंट्री 82 है, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन तो देख पा रहे हैं ना? अरे हाँ पे बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ ठीक। तो एंट्री 82 है, तो एंट्री 1 भी तो होगा ना? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा भी तो होगा। हाँ तो सर। कहता है वो हमारे सब्जेक्ट से मैटर नहीं करता है, वो दूसरा सब्जेक्ट हो, इसलिए उसको चर्चा में नहीं लिखा। एंट्री का मतलब सीरियल नंबर। भाई कहीं सीरियल नंबर तो देंगे ना, जी। अदरवाइज कैसे उसको बातचीत में या कहीं पे अदालत में बात जाएगी तो हम कैसे उसको बोलेंगे? पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एंट्री का मतलब सीरियल में होगी। तो एंट्री 82 में कह रहा है कि यूनियन टैक्स ऑन अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज इनकम टैक्स। यूनियन लिस्ट में ये लिखा है, इसका मतलब हुआ कि इनकम टैक्स पे वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती। लेकिन आपको लगता है क्या कि इनकम टैक्स कानून तो बना दिया तो सारा पैसा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है क्या? इनकम टैक्स का जो पैसा होता है, जो कलेक्ट होता है, क्या वो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है क्या? यस सर। यस सर बोल रहे हैं। यस कशिश ने बोला कि मीनाक्षी ने बोला? आशीष। कशिश। और मीनाक्षी का क्या ओपिनियन है कि टैक्स तो, इनकम टैक्स कानून तो बनाया नो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल कलेक्ट भी सारा नहीं रखती है, है। सिर्फ स्टेट को भी देती है। हाँ बिल्कुल सही। कानून बनाया जरूर, पैसे भी कलेक्ट किया जरूर, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है। और पहले फाइनेंस कमीशन हुआ करता था, अभी का पता नहीं क्या सर वो नाम है इनका। पूरा बजट अलॉट नहीं करती पर स्टेट। हम्म। उस पूरा जो वो बजट अलॉट करते हैं पर स्टेट, हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है वो तो उसमें आएगा ना। नहीं नहीं, या बजट बजट दूसरा बात है, बजट की बात नहीं है यहाँ पे। नहीं। इनकम टैक्स से जो भी पैसा आया सेंट्रल गवर्नमेंट को, वह स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बैठ जाता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। पहले फाइनेंस कमीशन हुआ करता था, अभी का पता नहीं, कुछ इन्होंने चेंज कर दिया है नाम उनका। तो ये है आपका। तो एग्रीकल्चर के अलावा कहता है सभी इनकम पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाए। तो फिर एग्रीकल्चर इनकम पर कौन टैक्स लगाएगी? स्टेट लगाती है ना। हाँ स्टेट गवर्नमेंट लगाती, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर का लोकल इम्पोर्टेंस है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को वो दे दिया। लेकिन क्या आप लोग डायरेक्ट टैक्स पर है ना? यस यस सर। सर। तो एग्रीकल्चर इनकम अगर किसी इंडिविजुअल का होता है तो क्या उसके टैक्सेबिलिटी पर या उसके टैक्स अमाउंट पे, इनकम टैक्स अमाउंट पे कोई फर्क पड़ता है क्या? एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स ही नहीं लगता सर। एग्रीकल्चर इनकम पर? टैक्स नहीं लगता। हाँ बिल्कुल सही बात। मैं तो क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, हम्म। यदि किसी एक इंडिविजुअल की एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख है और एक सिचुएशन मान लो कि नहीं है, तो क्या दोनों ही सिचुएशन में वो बराबर टैक्स देगा क्या? हाँ सर, बराबर ही देगा। कौन बोला? कशिश बोल रही है बराबर। सर क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है भी और अगर नहीं भी है तो है तो फिर भी टैक्स नहीं लगेगा, नहीं है तो फिर नहीं ही लगेगा। नहीं, आप तो, मैं आपको दोबारा पूछ रहा हूँ कि यदि, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ हाँ जी। क्योंकि पता चले कि कल सर ने क्वेश्चन ही नहीं समझा। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि एक व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम है, मान जी। लो 5, मतलब मान लो 15 लाख इनकम, और उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। दूसरा बंदा है 15 लाख इनकम है,
एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के, और उसको 10 लाख का इनकम परचेज एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो दोनों इंडिविजुअल को क्या बराबर ही टैक्स देना होगा क्या? नहीं नहीं, फिर अलग होगा। क्यों अलग होगा? जब सर, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है तो क्यों अलग होगा? पर सर अलग अलग अमाउंट की है ना। नहीं नहीं, मान लेते हैं ना सेम इनकम, और एक डिफरेंस सिर्फ ये है, एक को एग्रीकल्चर इनकम है, एक को एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अब बाकी इनकम बराबर ही है, तो क्या दोनों को समान टैक्स देना होगा क्या? हम्म। आप समझे कि नहीं समझे मेरी बात? चलिए मैं लिख के बता, सर अलग 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 क्यों देना पड़ेगा यही पूछ। बिकॉज जो है वो अदर देन एग्रीकल्चर इनकम हो रही है उसकी। नहीं, आप समझे नहीं। बिकॉज मैं सर इनकम जो है अदर देन एग्री। मैं आपको लिख के बताता हूँ, कोई बात, समझ भी गए होंगे, कोई बात नहीं। मुझे तो पूछना ही नहीं चाहिए था ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने पूछा क्योंकि चाहते हैं आपको बेस्ट जानकारी हो। आइए यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना? ये इनकम है, इसके 15 लाख, 15 लाख है ये ना, लाख। इसकी भी इनकम 15 लाख। तो दोनों का इनकम अलग होगा कि एक ही होगा? इतना ही जानकारी है आप। तो इनकम टैक्स दोनों एक ही देगा या अलग अलग देगा, ये बताइए। अभी तो सर कुछ डिफाइन नहीं करा, तो दोनों सेम ही देंगे। सेम ही देगा, बिल्कुल सेम। अब मान लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम, इसको 5 लाख, इसका नील है। अब इसकी इनकम तो 20 लाख हो गई ना, ये 15 लाख हो गई ना। अब बताओ, दोनों एक ही टैक्स देगा कि अलग अलग देगा? सर दोनों तो एक ही टैक्स देंगे ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स लगता नहीं है। मीनाक्षी बोल रही है, ठीक है ना? कशिश, आपका क्या हम्म। ओपिनियन है? सर मेरा भी यही है, अगर एग्रीकल्चर इनकम पे हाँ, टैक्स नहीं तो। अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स तो पढ़ लिया है ना? हाँ जी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है? आपका दोनों का आंसर गलत है, समझ रहे हैं ना बात को? सर ये कैसे एक बार ये एक्सप्लेन कर क्या हो दीजिए। जाता है, ये बंद ही नहीं होता है। ये भाई पहले भी ऐसी दिक्कत आई थी ना, ये बंद ही ना होगा, रुको रुको, हो गया, हो गया, ठीक। अरे, मैं डिलीट कैसे करूंगा इसको? पहले भी दिक्कत आई थी ये, चलो डिलीट को बाद में देख। तो देखिए, ऐसा नहीं है, आपका जो आंसर है ना वह सही नहीं है पूरी तरह से। एग्रीकल्चर इनकम छूट जरूर है। आप उसको कहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम जो है उस पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम यदि 5,000 या उससे अधिक हो, 5,000 या उससे अधिक हो, तो इनकम टैक्स कुछ ज्यादा देना पड़ता है। एग्रीकल्चर टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम होने के वजह से। तो मैं देखता हूँ आपका, आपके जो डायरेक्ट टैक्स वाली है उसमें कहीं कहीं एक एग्जाम्पल दिया होगा जरूर, क्योंकि में फाइनल में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। तो आप में जरूर होगा ये क्वेश्चन।
यहाँ पे ये आप देखिए एग्रीकल्चर इनकम पे चैप्टर है, तो चैप्टर होना चाहिए क्या? यदि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है तो इनकम टैक्स के बुक में एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर होना चाहिए क्या? हाँ जी, इनकम एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स होना चाहिए क्या? बताओ जल्दी से। अरे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सर आप ही बता दीजिए इसका हाँ मैं आंसर। बता दूँ, मैंने तो आपको बता दिया है, मैं तो सिर्फ दिखाना चाह। होना हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको एक, चाहिए हाँ मैं तो सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ आपको कुछ बिकॉज कुछ नहीं। एग्जेप्शन होती हाँ हैं। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बात। मैं चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन दिखा दूं आपको। सर बोल तो रही हूँ। हाँ छोड़ दूं मैं? पता ना ये कह रहे हैं, बोल ही नहीं रहे। देखिए ये क्या लिखा है, यहीं से आपको पता चल जाए। देखिए एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अधिक ना लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। ये जानकारी होनी चाहिए आपको भी, इसमें कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं बता रहा हूं तो अच्छी बात है। ये देखो, अगर 5,000 से अधिक है, कंडीशन फॉर इंक्लूडिंग, देखो यहाँ पे कंडीशन फॉर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम इन द टोटल इनकम ऑफ ईयर। कहता है एग्रीकल्चर इनकम भी टोटल इनकम में जुट जाएगा यदि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अधिक। और एसएसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल, एचयूएफ और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन पर्सन और आर्ट, इसी के लिए है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसको कुछ ज्यादा टैक्स देना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? यदि आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अधिक है सालाना, तो आपको, जिसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है उसकी तुलना में आपको कुछ ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। क्या हो गया मीनाक्षी को? एक, हेलो। हेलो। हाँ हाँ चलिए चलिए। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स, इनकम टैक्स नहीं है। लेकिन आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,00,000, 5,000 से ज्यादा है, और उधर मैक्सिमम एग्जम्पशन जो है इनकम टैक्स का उससे ज्यादा इनकम, तो आपको एग्रीकल्चर इनकम की वजह से कुछ ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। ठीक है ना जी? जी सर। और ये आपकी ही किताब है, आपका ही है, तो आप इसको जरा पढ़िए डायरेक्ट टैक्स को अच्छे से। ठीक ना? चलिए इसको हटाते हैं, दूसरा चीज लाते हैं साहब। तो चलिए हम ये बता दिए आपको, ये लिखा हुआ है कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या है जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। 83 में लिखा है कस्टम ड्यूटी जो है इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, वह किसके हाथ में है? यूनियन लिस्ट में है, एंट्री 383 है। स्टेट लिस्ट में लिखा है स्टेट ऑन टैक्स ऑन द सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर सब्जेक्ट, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है ना जी?
तो इसको बस हमको ओवरव्यू आपको कराना था कि यूनियन लिस्ट क्या होता है और स्टेट लिस्ट क्या होता है। वो लिखा हुआ है ऊपर में किस पे किस कौन कौन टैक्स में। तो कस्टम ड्यूटी आपके सिलेबस में है या नहीं है, बताइए जल्दी से। सर। हाँ, तो उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ये कानून बना। और ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट में लिखा है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम जो है वह स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। एंट्री 46 स्टेट लिस्ट में। तो क्या इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स किसी भी राज्य ने लगाया है क्या अभी तक? लिखा है कि वो सर लगा क्या? सकते। एंट्री 46 में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो। स्टेट लिस्ट के नीचे सेकंड में सर 46 86 46। 46 टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। बहुत। तो इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट को ही सिर्फ अधिकार है एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने का। ठीक है ना? यस सर। मेरा क्वेश्चन है कौन से राज्य ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया है अभी तक भारत? क्या एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स देना पड़ता है क्या किसी राज्य में? सर देना होता होगा जब टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम है तो। है ना? कहने का मतलब आप कह रहे हैं भाई जब लिखा है कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है उस पे कानून, तो किसी राज्य में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लग रहा होगा, है ना? यही है ना? जी सर। लेकिन जी सर। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक किसी भी राज्य में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा है, किसी भी राज्य। वह इसलिए कि वो समझते हैं कि हमारे जो किसान हैं वह गरीब हैं, उस पे जी टैक्स सर नहीं लिमिट लगा। ही नहीं क्रॉस होती होगी 5,000 की। हाँ, तो 5,000 के साथ साथ जो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है अभी 4 लाख हो गया है, पहले 2.5 लाख था, उससे जी भी अधिक सर। होना चाहिए तब होगा। एक ही कंडीशन नहीं है कि एग्रीकल्चर इनकम से 5,000 इनको तो सब मेरे ख्याल से सभी को होती होगी। लेकिन बाकी एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के जो अदर इनकम है वह भी जो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है, जैसे अभी 4 लाख है, उससे अधिक होगा। दोनों ही कंडीशन होगा। और वो इंडिविजुअल होगा, एचयूएफ होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा, आर्टिफिशियल पर्सन होगा, सब पे नहीं, कंपनी पे नहीं लगे। ये सारे कंडीशन पूरा होगा तब होगा, ऐसे नहीं। प्रोफेशनल टैक्स तो लग रहा है भाई ना। प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र, बिहार, यहाँ तक कि ये राज्य तो लगाते ही हैं। ये सब चलो, ये सब सिर्फ ये बताने का था मुझे कि देखो जी, ये जो इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, ये सब अधिकार सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इस सब्जेक्ट पे आप ही कानून बनाएंगे। तो ये अधिकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, इसीलिए सरकार ने ये कानून बनाया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब आइए इसका जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वो करते हैं। ठीक ना? एमसीक्यू कितने परसेंट का आता है, कितने मार्क्स का आता है, बताओ जल्दी से। एमसीक्यू कितने मार्क्स का आता है? अरे 100 में कितने 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है? नंबर का। हैं? 30। सर 30। 30 मार्क्स। हाँ, और पासिंग मार्क्स 50 है। तो आप सोचो 30 के 30 अगर सही हो गए तो कितना इजी है पास करना। लेकिन 30 के यस। 30 उस समय सही होंगे जब बहुत अच्छे से आप पढ़े। चलिए कोई बात नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज रिग्रेसिव इन नेचर। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? पहले तो रिग्रेशन समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है भाई। नहीं, डायरेक्ट टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स है ना जी। जो इनकम यस टैक्स सर। है यानी डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका क्या सर मतलब? ये अकॉर्डिंग टू इनकम के उस पे चेंज होती रहती है। अगर हाँ इनकम हाई होगा तो हाई हाँ टैक्स पे करना हाँ पड़ेगा, हाँ, एंड लो इनकम होगी तो लो सही। टैक्स पे करना बहुत पड़ेगा। सुंदर। एंड बहुत। रिग्रेसिव में नो चेंजेस। हाँ, रिग्रेसिव में कोई नहीं है, सबको बराबर टैक्स देना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको बराबर ही टैक्स देना। इनकम टैक्स में क्या था कि तुमको 4 लाख तक टैक्स ही नहीं देना, तो गरीब आदमी को छोड़ दिया ना। और पैसे की कीमत जो है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। 1 रुपया है, उसकी कीमत हमारे लिए, आपके लिए और मुकेश अंबानी के लिए, सबके लिए अलग अलग है। रुपया तो एक ही है, लेकिन एक भिखारी को 1 रुपया कमाने में और मुकेश अंबानी को 1 रुपया कमाने में कितनी मेहनत लगती है, इसको देखा जाएगा। हेलो मीनाक्षी। यस सर। हाँ ठीक है ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, रिग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि सबको बराबर ही टैक्स देना। गरीब अमीर मना, आप गैस सिलेंडर लेने जाओगे तो गरीब को भी उतना ही रुपया देना है, मुकेश अंबानी को भी उतना देना है। ये है इनडायरेक्ट टैक्स, इसको कहा जाता है। अब इसका आंसर पे आ जाता है। इसका आंसर है दे आर लेविड ओनली ऑन लग्जरी गुड्स। इनडायरेक्ट टैक्स लग्जरी गुड्स पे सिर्फ लगता है क्या? बोलो जल्दी से। इनडायरेक्ट टैक्स लग नो सर। नहीं तो किस सब पे पे लगता है? लगता है। किस पे लगता है? सब पे लगता सब पे लगता है, बराबर लगता है। तो रिग्रेसिव का मतलब ये तो नहीं हुआ। द टैक्स रेट डिक्रीज एज द वैल्यू ऑफ द गुड्स इंक्रीज, ये सही है क्या? अगर वैल्यू गुड्स का ज्यादा मतलब ज्यादा सामान खरीदोगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा, ऐसी बात है क्या इनडायरेक्ट टैक्स? नहीं सर। नहीं है। ऑल पर्सन बियर एन इक्वल टैक्स बर्डन ऑन ए स्पेसिफिक गुड रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम लेवल, ये सही है क्या? यस सर। अच्छा, चौथा भी देख लेते हैं कि वो गलत क्यों है। दे आर डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द कंज्यूमर। अच्छा। डायरेक्ट टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, सही बात है क्या? डायरेक्ट नहीं करता। तो कौन करता है? सर वो तो जब आप हमसे कलेक्ट करके, कंज्यूमर से कलेक्ट करके डीलर हाँ जो जी। व्यापारी है वो जमा करता है सरकार के बिहार, सरकार के खाते में, ठीक है ना जी? यस सर। तो हमसे वसूल के सरकार को देने में भी इतना करप्शन होता है, तो वो क्या कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर सी हो गया। अब कहता है अंडर द प्री जीएसटी रिजिम। प्री जीएसटी रिजिम का मतलब जीएसटी जब नहीं था उससे पहले। विच एंट्री इज यूनियन लिस्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी एक्साइज ड्यूटी। तो ये तो एंट्री 84 है, ये तो याद रखने वाली बात है। और हमने इसीलिए पहले बताया कि एंट्री क्या क्या मतलब है, बताना। कशिश, एंट्री का क्या मतलब होता है? कशिश बताइए, एंट्री का क्या मतलब? सर एंट्री मतलब अभी आपने बताया था ना वो सीरियल नंबर है यार, नंबर। सीरियल हाँ। नंबर है। आखिर खाली लिख देंगे तो थोड़ी बात होगी। यस। देखिए, इनकम मतलब किसी भी टैक्स में सेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है 1 2 3 4। वो इसलिए जरूरी है कि इंडिकेट कैसे करोगे, सिर्फ कहानी की तरह लिख देने से तो नहीं बात बनेगी ना। जब आप अदालत में उस पर बहस करोगे तो लिखोगे ना, आर्टिकल इतने के अनुसार, सेक्शन इतने के अनुसार। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक कानून है, सबसे बड़ा कानून, और उसके सेक्शन को आर्टिकल कहा जाता है, पता है आपको? यस सर। उसके जो हमारे संविधान में जो सेक्शन है उसको आर्टिकल 1 2 3 4 ऐसे कहा जाता है। आर्टिकल लिखने के पीछे यह है कि ये सबसे बड़ा कानून है, यहाँ पे सेक्शन नहीं लिखा जाता, बाकी सभी में सेक्शन लिखा जाता है। तो संविधान तो अपने आप में कानून है, तो उसमें उसमें सेक्शन नहीं लिखा, आर्टिकल होता है, लेकिन उसमें एंट्री लिख दिया। तो एंट्री सिर्फ अपने काम को आसान करने के लिए, जैसे आप एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन नंबर लिखते हैं ना, भाई इसने का आंसर लिख रहा हूँ। अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या सकते? तो एंट्री सिर्फ एक सीक्वेंस है और कुछ नहीं।
What was a major contributor to the cascading effect of tax in the pre GST era? तो क्या रीजन था? कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब ज्यादा इन्फ्लेशन टैक्स होना ऑन या टैक्स। महंगाई बढ़ना, क्या रीजन था? सर तो टैक्स ऑन टैक्स। हाँ, टैक्स ऑन टैक्स, जो कि अन्याय है। टैक्स ऑन टैक्स अन्याय है ना? अरे टैक्स यस पे टैक्स क्यों लेगा? सर। गुड्स के वैल्यू पे टैक्स लोगे ना, हाँ जी। तो वो अन्याय यस है सर। ना। जी लेकिन सर। अभी भी अन्याय हम लोग झेल रहे हैं डीजल पेट्रोल पे। ये डीजल पेट्रोल जीएसटी में नहीं आ रहा, अगर जीएसटी में आ जाएगा तो 50 रुपया लीटर हो जाएगा। और ला रहे हैं इसलिए नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि इसको इससे बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं? आइए देखिए कि क्या रीजन। पहला है दी अवेलेबिलिटी ऑफ सिमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्रॉस अक्रॉस स्टेट बॉर्डर। इसका क्या मतलब हुआ? पहले का क्या मतलब हुआ? सर आईटीसी की बात हो रही है कि मतलब कम होता है। देखिए मैं समझा रहा हूं। हो रही है बात प्री जीएसटी एरा की। जब जीएसटी से पहले क्या हो रहा? कहता जीएसटी से पहले महंगाई ज्यादा बढ़ रही थी। क्यों? मेन रीजन पता है? तो हम तो क्योंकि सिर्फ सर आपको वैट आंसर, लगता है। हाँ नहीं नहीं, हम तो आपको सिर्फ आंसर बता सकते हैं, लेकिन जी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम तो सबको देख रहे हैं कि ये क्यों नहीं, जो कि अच्छी बात है। दी अवेलेबिलिटी ऑफ सिमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्रॉस स्टेट बॉर्डर का मतलब क्या हुआ? आप एक एक करके बताओ तो फिर मैं बताऊं। हाँ, आपके अनुसार क्या है इसका मतलब ए का? जो सर इनपुट टैक्स क्रेडिट है हम्म। वो सीमलेस से कम है। सिमलेस। पूरे कम है पूरे स्टेट के बॉर्डर में। हाँ, अवेलेबिलिटी जो है उसकी। चलिए मैं समझा देता हूँ आपको, वो बहुत अच्छे से हो सकता है आप समझ पा रहे हैं, लेकिन शायद बोल ना पाए। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दूसरे स्टेट से खरीदते, जैसे आप एनसीआर के बॉर्डर पे आप व्यापारी हो, मान लेते हैं आपने एक सामान खरीदा गाजीपुर से, जो कि बगल में है, उस पे 10 रुपया टैक्स दिया। और उस सामान को यूपी में लाया, यूपी में आप बेच रहे हैं, और उस पर बेचेंगे तो अपनी प्रॉफिट भी जोड़ेंगे। उस सामान यस सर। को दिल्ली से यूपी लाने में जो खर्चा हुआ है वो भी जोड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट वगैरह का। अब जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू बढ़ जाएगी, हम मान लेते हैं टैक्स का रेट वही रहे, लेकिन वैल्यू बढ़ गई तो अब टैक्स 15 रुपया बन रहा है। तो आप यूपी में कितना रुपया सरकार को देंगे? 15 रुपया देंगे या उससे कम देंगे? पहले 15 दिन। पहले प्री जीएसटी एरा के से पहले 15 देंगे, सही बात है। क्योंकि वो जो इनपुट है, वो जो इनपुट है उसका बेनिफिट नहीं मिला। और अभी क्या होगा जी बताओ, जीएसटी में अभी क्या होगा? ये, अभी सर होता है माइनस हो जाता है टीसी का बेनिफिट। हाँ तो अभी कितना देंगे टैक्स? जीएसटी एरा में कितना टैक्स देंगे? फिर जैसे मैंने अभी गुड्स कितना देंगे? पहले मैंने परचेज करा पर जीएसटी टैक्स में से सेकंड जो जीएसटी टैक्स है वो लेस कर दिया जाएगा। हाँ बताइए ना, उतना देंगे। अमाउंट बताइए ना। हमने तो बोला खरीदने पे 10 रुपया दिया, बेचने पे 15 रुपया बन रहा है। तो 15 में से जीएस सर 10 माइनस कर देंगे, 5 ही। हाँ, ये किसने बताया? मीनाक्षी। और कशिश तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सिर्फ 5 पे ही होगा। हाँ 5। तो ये डिफरेंस, तो ये कह रहा है सिमलेस नहीं है ये। अच्छा, द अवेलेबिलिटी ऑफ सिमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्रॉस स्टेट बॉर्डर, ये तो गलत है ना, ऐसा होता ही नहीं था पहले। आप समझ रहे हैं ना?
यस सर। ऐसा होता ही नहीं था पहले, तो फिर तो ये तो गलत हो गया। लेवी ऑफ वैट ऑन ए वैल्यू दैट ऑलरेडी इंक्लूडेड सेंट्रल एक्साइज, ये ये सही है। वो 10 रुपया को एक्साइज मान लो, तो कहता है वह उस पे भी हमको टैक्स देना पड़ा। तो ये गलती थी कि टैक्स पे भी टैक्स देना पड़ा। तो इसका आंसर बी है। और 10 रुपया जो है वहां पे सेंट्रल एक्साइज समझ लो, कहता वह भी, वह उसका इनपुट हमको नहीं मिलता। समझ गए? रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट बाय द, समझ ये सब तो है ही नहीं। एलिमिनेशन ऑफ टैक्स, क्या नाका है क्या? हाँ नाका है, ये अलग ही है, इससे कोई मतलब है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर समझ गए ना भाई? बी है, गया। यस क्योंकि हमको टैक्स पे सर, टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। सेंट्रल एक्साइज। अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की व्हिच बॉडी इज रिस्पांसिबल, तो इसका कौन कलेक्शन करता है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इनडायरेक्ट, टैक्स एंड इनडायरेक्ट और कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीआई। कस्टम, हाँ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड सही बात, कस्टम्स। सही बात है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये जो है कलेक्शन लगाती भी बना, हुई रिस्पॉन्स फॉर द लेवी और कलेक्शन ना। ये आर्टिकल वाला तो याद रखने वाली बात है, इसमें हम क्या बताएं, है ना। इसमें याद रखने वाली बात नहीं, क्या हो। बस, तो ये चैप्टर का एमसीक्यू खत्म हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर बताओ। आगे से मैं पूरा कोशिश करूंगा 7 बजे लिंक भेजने का। मैं थोड़ा पहले उठ लिया करूँ, ठीक है ना जी। मैं थोड़ा सा, थोड़ी सी देर हो गई, तो सॉरी इसके लिए। आगे से कोशिश करेंगे 7 बजे आपका क्लास हो। आइए, पेज नंबर आपके बुक का है 16, चैप्टर है 5.1, 16 है, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ ये इसमें देखते हैं क्या लिखा है। फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। इंक थोड़ा चेंज करो, ये चेंज ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है। सर अगर इरेजर या डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा ना। कहाँ कुछ लिंक ही नहीं हो रहा है ना किसी पे। चलिए सर जाने दीजिए, आज का काम तो कर लेते हैं, ज्यादा समय है नहीं। बनी भी होगी उस पे होगा। कोई बात नहीं, अब रहने दीजिए, अब क्या कर सकते हैं। फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, बिगेस्ट एडवांटेज वुड बी द टर्म ऑफ रिडक्शन इन दी ओवरऑल टैक्स। देखिए जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा ये कि आपको इनपुट मिल जाए, और इनपुट मिलने से क्या होता है, वह चीजें सस्ती हो जाती, ठीक ना जी। तो मेन फायदा तो आपका ये है। अब आइए दूसरे पॉइंट पे, ये है ना, इस मिटेगा नहीं तो फिर अजीब सा लगता है। आप क्या बता रहे थे, बताइएगा। जाने दो, कोई बात नहीं, इसको बंद करो। आइए। तो उसके बाद टैक्स पॉइंट पे आ जाते हैं, 17 नंबर पे। टैक्स पॉइंट क्या कहता है, एज पर आर्टिकल इतना। आर्टिकल का मतलब क्या हुआ, कौन से कानून का है ये? हेलो, आर्टिकल का मतलब कहाँ कहाँ की बात हो रही है? संविधान, हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं सुना। आर्टिकल का क्या मतलब हुआ? संविधान।
आर्टिकल का मतलब हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इसमें कहता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या मतलब है कि सभी गुड्स एंड सर्विस पे जीएसटी के अंदर आता है, लेकिन अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं आता। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी, बोलो बच्चे लोग। हेलो। यस सर। सर इसका मैं पूछ रहा हूँ, मतलब देखो ये देखो हुआ कि जो, आर्टिकल सर में लिख। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है। सर मैं आवाज नहीं क्या, आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही मीनाक्षी। मेरी आवाज नहीं आ रही? मीनाक्षी आपकी आवाज आ रही तो है। मैं कह रही थी इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड थे। सर हाँ अब आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए, सुन रहा हूँ। तो सर हाँ मैं ये कह रही थी जो लिक्विड लिक्विड हाँ है टैक्स, हाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं लगता है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है हाँ, टैक्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो जीएसटी अल्कोहल अल्कोहलिक लीकर पे नहीं लगा सकते, यह स्टेट गवर्नमेंट के हाथ। यानी अल्कोहलिक लीकर पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट सरकार टैक्स लगा सकती है। तो अल्कोहलिक को हम शराब समझ लेते हैं बोलचाल में, वही है भी। तो यानी दारू पे सरकार, शराब पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती, जबकि वह भी यस। गुड्स है, लेकिन जीएसटी के अंदर वो नहीं। तो आप मुझे बताइए, कौन से पूरे भारत में कौन सा स्टेट दारू बेचना अपराध है? गुजरात। और दूसरा? बिहार। हाँ, दो स्टेट। तो आपको नहीं लगता ये पूरे भारत में ही लागू हो जाना चाहिए? सर हो जाना चाहिए, बट उनकी जो बहुत इनकम है वो इससे भी सोर्स से आती वो है। नहीं हो पाया। हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या बिजनेस करती है क्या जो इनकम देते हैं? इनकम तो नहीं देखना चाहिए ना, बिजनेसमैन थोड़ी है, वो तो सर वेलफेयर है। मेजोरिटी जो इसकी वो आती है ना, इसलिए ये लोग बंद भी नहीं करते हैं। कौन सा स्कीम? जो मेजोरिटी इनकम आती है अल्कोहल इंडस्ट्री से, हाँ हाँ वो बंद नहीं करते हैं। पूरा बैन लगा देंगे तो इनको जितना पैसा मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, कहने का मतलब देखो, पर वो नहीं के पीछे तो यही कि उससे पैसा आ रहा है सरकार को। जी। और क्योंकि जब सरकार ये भी तो कह रही, भैया तुम पीने क्यों आते हो, मत पियो ना। है, तुम पीने ही क्यों आते हो, तो आओगे तो फिर टैक्स दो। तो चलो, अपना अपना ओपिनियन है। बिहार सरकार, वहाँ शराबबंदी है, गुजरात में भी शराबबंदी है। अच्छा होता यदि सभी राज्य ऐसा करते। चलिए, अलग बात है वो। देखिए, दूसरा लाइन यहाँ पे है, टैक्स पॉइंट का दूसरा लाइन। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉ, एंड फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। पता है इंटर स्टेट समझते हैं क्या? इंटर यस सर, स्टेट हाँ वन स्टेट टू अनदर स्टेट, हाँ, ठीक है, लाइक उत्तर प्रदेश टू सही है। गुजरात। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर गुड्स जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ पावर है कानून बनाने का, और सेम स्टेट में यदि ट्रांजैक्शन हो रहा है, सेल परचेज हो रहा है, तो दोनों ही सरकार को कानून बनाने का अधिकार। ठीक है। और उसका तीसरा पॉइंट में कह रहा है, दिस दी प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, है ना, टेक इफेक्ट फ्रॉम। अच्छा अच्छा, वो पेट्रोलियम वाला बात। पेट्रोलियम के केस में कह रहा है कि भाई सरकार जब चाहेगी इसको लागू करो। सरकार ने अभी तक तो चाहा ही, ना हमें लगता है कि चाहेगी सरकार, है ना जी। तो उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ करने से। आइए आगे बढ़ो। आइए, पहला नंबर हम पढ़ रहे हैं इस पेज का। लीजिए, हम ऐसे कर दो तो कंफ्यूजन ना हो।
सबसे ऊपर वाला लाइन पढ़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स shall be levied and collected by the government of India, and such tax shall be apportioned between union and state in the manner as may be provided by parliament by law on the recommendation of goods and। इसका क्या मतलब ये कि मेन बात इसमें है कि इंपोर्ट्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, यानी बिजनेस से रिलेटेड अगर गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजैक्शन होता है तभी टैक्स लगेगा। अगर इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है तो उस पे टैक्स, यानी बिजनेस शब्द आना चाहिए कहने का मतलब। टैक्स पॉइंट के अंतर्गत लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट into the territory of India shall be deemed to be supply of goods or services or both in course of interstate trade of। इसका मतलब ये हुआ कि दो तरह का ट्रांजैक्शन हो सकता है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। जो इंपोर्ट है उसको क्या मानेंगे, इंट्रा स्टेट मानेंगे या इंटर स्टेट मानेंगे, एक बात पता है, बताओ इंपोर्ट सर क्या इम्पोर्ट को इंटर मानेंगे। कौन सा? सर इम्पोर्ट को इंटर मानते हैं, इंटर। इंटर स्टेट बोलो। जी सर, इंटर स्टेट मान। हाँ इंटर स्टेट, बिल्कुल सही बात, ठीक है, ठीक ठीक। तो अब पेज नंबर 20 पे आते हैं, जहां जहां मेन चीज है ना वो मैं बताते जा। 20 ये देखो, जीएसटी में कितने कितने टैक्स जो पहले अलग अलग टैक्स नाम हुआ करता था वो सब अब जीएसटी के अंतर्गत आ गए। सेंट्रल टैक्स, यानी जो पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब नाम आप पढ़ ही रहे हैं, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, ये सब मिल गया, एक हो गया अब जीएसटी। पहले स्टेट गवर्नमेंट जो जो टैक्स लगाती थी, परचेज टैक्स, सीएसटी, स्टेट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, ये सब जुट करके इस सब के बदले में अब सिर्फ एक ही टैक्स लग रहा है, जीएसटी। समझ में आ रहा है बात आपको? ये सर आ हाँ, लेकिन अभी भी अलग अलग, ये नीचे में जो दिया है टैक्स का नाम वह अभी भी लग रहा है जैसे पहले लगता है ना। पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी हुआ करती थी, अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस अभी भी लग रहा है, एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी भी लग रहा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी ये क्या होता है, जल्दी से बोलो, टाइम खत्म। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, सेफ गार्ड ड्यूटी, कहने का मतलब ये सब अभी अलग जीएसटी में इंक्लूड नहीं हुआ, जैसे चल रहा था पहले वैसे चल रहा है। स्टेट टैक्स में स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो दारू पे लगता है, और भी चीज पे स्टाम्प ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, ये सब जो है अभी भी चला आ रहा है, ये जीएसटी में इंक्लूड नहीं हुआ है। आज की क्लास हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि इन फ्यूचर परसों क्लास होगी फ्राइडे को, हम कोशिश करेंगे 7 बजे ही हो, थोड़ा हम और जल्दी आधा घंटा उठ लेंगे, ठीक है ना? अच्छा, उस दिन अगर स्कूल जाना है तो फिर 7:30 से ही क्लास, तो अभी बता नहीं सकते इसके बारे में। ओके। हाँ आप लोग लेकिन 7 बजे से रेडी रहा करो, ठीक है, बाय। ओके। हाँ परसों फ्राइडे को बाय 7 सर। से 7:30 बजे मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके सर।